नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ 30 मिनट जीएस चैनल में। और कल हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था व्यंजन। हम लोग पढ़ रहे व्यंजन की वर्गीकरण पढ़ चुके थे और वर्गीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन के बारे में हमने उसमें कुछ डिस्कस किया था। अब उसी के आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन में। द्विगुण व्यंजन द्विगुण व्यंजन ये हमारी हिंदी भाषा में जो बोलचाल की भाषा से जो नए शब्द आए हैं और उन्हीं ध्वनियों को नवीन ध्वनियों के रूप में जोड़े गए हैं। कौन कौन से? ड़ा और ढ़ा। वर्णमाला में ये ड़ा, डा के बाद जो कि टा वर्ग में आता है, टा वर्ग के अंतर्गत डा के बाद ड़ा और ढा ढक्कन के बाद ढ़ा को जोड़ा गया है। यानी कि इनका उच्चारण डा के बाद और ढा के बाद जोड़ा जाता है और शब्दकोश में भी ये इसी क्रम से आते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, जो उच्चारण स्थान हमारे टा वर्ग का है, कौन सा है? मूर्धा। टा वर्ग हमारा मूर्धा के उच्चारण स्थान से आता है। तो उसी के अंतर्गत जब ये द्विगुण व्यंजन भी आ रहे हैं तो इनका उच्चारण स्थान भी कौन सा होगा? मूर्धा। चलिए, अब ये तो हो गए हमारे द्विगुण व्यंजन। और इनका एक अन्य नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से। उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम होता है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है? यानी कि ये उच्छिष्ट व्यंजन नाम कैसे पड़ा? जब हम ला और ढ़ा को बोलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि हमारी जीभ जो है वो मूर्धा से स्पर्श करके झटके से बाहर आती है, इसीलिए हम इसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी हिंदी के पेपर में कि हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट स्वर कौन सा है? तो हम देखते हैं कि उच्छिष्ट स्वर यानी कि मूर्धा से उच्चरित होने वाला ऐसा स्वर कौन सा है? तो मूर्धा से उच्चरित होने वाला स्वर कौन सा है? री। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया कौन सा? उच्छिष्ट स्वर। ये हो गया हमारा उच्छिष्ट स्वर। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके आगे, ये तो हमारा पॉइंट डिस्कस हो गया, यहां तक हमने कल बता दिया था। आज इसमें एक नया पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि उच्छिष्ट स्वर कौन सा होता है? री। और इसका ड़ा और ढा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा। अब इसी के आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। विदेश से आगत ध्वनियां, विदेश से आगत ध्वनियां या नवनिर्मित ध्वनियां। तो हम देखते हैं विदेश से आगत ध्वनियां और नवनिर्मित ध्वनियां, ये कौन सी ध्वनियां हैं? तो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे भारत में प्राचीन काल में विदेशी लोग आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे और ऐसे ही जो विदेश के लोग आए थे, तो वो अपनी भाषा अपनी भाषा यहाँ बोलते थे। तो हम लोगों की जो हिंदी भाषा है वो ऐसी भाषा है कि वो किसी भी दूसरे भाषा के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। और लेकिन उसकी एक शर्त रहती है कि हम तुम्हारी भाषा के जो शब्द है वो अपने अंदर समाहित तो कर देंगे, लेकिन आपको रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। यानी कि हम जो हिंदी भाषा के जो विदेशी भाषा की जो ध्वनियां हैं वो हम उच्चारण तो उन्हीं के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसको जब लिखते हैं तो हिंदी भाषा ने कहा कि हम लिखेंगे अपने ही लिपि में, यानी कि देवनागरी लिपि में। तो शब्द तो हो गए हमारे किसके? आगत ध्वनियां, यानी कि विदेशी शब्द हो गए। लेकिन उनको जब लिखते हैं तो हिंदी भाषा में किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में, यानी कि जिस भाषा में हिंदी लिखी जाती है उसी लिपि में लिखते हैं। तो वही हुए
कि जैसे कि फ्रांसीसी शब्द हो गए, अरबी शब्द हो गए और आपके ब्रिटिश शब्द हो गए। तो ये सारी सारी आगत ध्वनियाँ जो यानी कि विदेशों से आई हुई हैं हमारे हिंदी भाषा में, इन्हीं को हम आगत ध्वनियाँ या नवनिर्मित ध्वनियाँ कहते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी हैं विदेशों से आगत ध्वनियाँ। जैसे एक है अरबी फारसी की ध्वनि, अरबी या फारसी ध्वनि। अरबी या फारसी ये है जो लिपि है किसकी, उर्दू भाषा की। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, अरबी फारसी। तो ऐसे शब्द यानी कि ऐसे वर्ड, ऐसी ध्वनियां जिनको जो उर्दू भाषा की हैं और उनके उच्चारण को सही सही उच्चारण प्रदान करने के लिए और उसको लिखने के लिए अपने हिंदी वर्णमाला में यानी हिंदी भाषा में सही से लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। यानी कि एक नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जो कि नुक्ता होता है ऐसा बिंदी। ये अगर जैसे कोई वर्ड है उर्दू भाषा का, तो उसको हमें हिंदी भाषा में स्पष्ट करना है, तो उसके हम वर्ड के नीचे ये नुक्ता का प्रयोग करते हैं, जो कि अरबी और फारसी ध्वनिया में होता है और उसी का उच्चारण प्रदान किया जाता है उसके द्वारा। तो जैसे हम देखते हैं कि इसका एक उदाहरण लेके देखते हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि अरबी और फारसी ध्वनि में कौन कौन से ऐसे जो वर्ड हैं वो अपनी हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे का, खा, गा, जा और फा। ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो कि उर्दू में भी यही वर्ड हैं और हिंदी में भी यही हैं। तो अगर हम ऐसे अगर लिख देते हैं तो हमें ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, ये पता नहीं चलेगा कि ये हिंदी भाषा का शब्द लिखा है या फिर उर्दू भाषा का शब्द लिखा है। इसी के लिए इसको उर्दू भाषा को अलग से दिखाने के लिए, जिसका सही से अर्थ हम समझ सकें, तो इसके लिए हमें नुक्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे ये का भी हिंदी भाषा का शब्द है, अगर हम इसको अरबी भाषा या फारसी भाषा यानी कि इस लिपि में उर्दू भाषा के अंतर्गत कोई शब्द लिखें तो हमें का के नीचे ये नुक्ता का प्रयोग करना पड़ता है। ये का, खा, ग, जा और फा। अब हमने जब ये नुक्ता का प्रयोग कर दिया तो अब ये हमारे उर्दू भाषा के वर्ड बन गए। और इसकी ध्वनि हम कैसे निकालते हैं, जैसे हिंदी भाषा में अगर हम ये बोले का तो एकदम से साफ बोलते हैं का। अगर ये उर्दू भाषा में बोले तो बोलेंगे का, खा, ग, ज, फा। यानी कि एक झन्नाहट के रूप में, कंपन के रूप में ये जो उर्दू भाषा की ध्वनियाँ होती हैं वो लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। और इसमें जब भी हम ये बोलेंगे तो हमारे गले में एक झनकार सी उत्पन्न होती है, का, खा, गा, जा, फा। तो ये हो गए हमारे उर्दू भाषा के शब्द। इसकी देखते हैं परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा लिखते हैं। उर्दू भाषा के कुछ वर्णों को सही उच्चारण प्रदान करने के लिए हम हिंदी भाषा के वर्णों में नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हैं, जिससे हम हिंदी और उर्दू भाषा के वर्णों में अंतर कर पाते हैं। और ऐसी ध्वनियाँ अरबी या फारसी ध्वनियाँ कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अभी हमने बताया का, खा, गा, जा और फा। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं एक जिंदगी, अगर हम इसको सिर्फ ये इतना ही लिखते हैं तो ये हमारा हिंदी भाषा का शब्द हो गया। और इसको हम उच्चारण क्या प्रदान करेंगे, जिंदगी। यानी कि यहाँ पर जा में कोई झनकार नहीं आएगी। और जब इसको हम यहाँ पर नुक्ता लगा देते हैं तो अब ये हमारा किसका शब्द बन गया, उर्दू भाषा का शब्द बन गया। असल में ये जिंदगी जो शब्द है वो हमारी हिंदी भाषा का शब्द ना होकर के उर्दू भाषा का ये शब्द होता है। और इसका उच्चारण अगर हम शुद्ध रूप से उच्चारण देखें तो वो होता है जिंदगी। यहाँ पर जा में झनकार लगाई जाती है यानी कि जिंदगी। ऐसे ही एक और शब्द देखते हैं जो कि उर्दू भाषा का है, गजल। अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं तो ये हमारा हिंदी भाषा में माना जाएगा। और जो इसका उच्चारण होगा वो क्या होगा, गजल।
इसको हम एकदम झनकार के रूप में नहीं बोल सकते। तो इसको जो उर्दू भाषा में देने के लिए, उच्चारण देने के लिए यहाँ पर हमको नुक्ता का प्रयोग करना पड़ेगा, गा में और जा में। अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, गजल। गजल यानी कि गा और जा दोनों में झनकार आएगी। ऐसे हम एक देखते हैं और ख्वाब, यानी कि अगर हिंदी भाषा में देखें तो ख्वाब का मतलब सपना होता है। और ये जो ख्वाब जो शब्द है ये हमारा होता है उर्दू भाषा का शब्द, यानी कि अरबी फारसी भाषा का शब्द होता है। तो ये अगर हम इसका उच्चारण करें तो क्या होगा, ख्वाब। ख्वाब यानी कि खा में झनकार उत्पन्न होगी, ख्वाब, इस तरह से बोलेंगे। तो इसका उच्चारण क्या होगा उर्दू भाषा के रूप में, जिंदगी, गजल, ख्वाब। अब एक चीज देखते हैं कि जैसे कि ये नुक्ता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका जो एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे एक शब्द देते हैं जरा, जरा, दूसरा शब्द हुआ जरा। एक शब्द का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि हिंदी भाषा में हिंदी पेपर में एक वो आता है, इस प्रकार से आते हैं कि दोनों के अर्थ बताइए कौन कौन से, किसका कौन सा अर्थ है। तो जैसे कि जरा होता है, इसका एक अर्थ होता है वृद्धावस्था। क्वेश्चन आता है समोच्चारित के रूप में, यानी कि उसका जो समान उच्चारण होता है उस रूप में क्वेश्चन आता है कि जैसे ये दे दिया जरा और जरा, दोनों के नीचे दे देते हैं ऑप्शन कि इसका ये अर्थ होगा, इसका ये अर्थ होगा, इसका ये होगा, इसका ये, दोनों चार ऑप्शन में से छाड़ने होती है कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसी रूप में हम देखते हैं कि ये जैसे जरा और जरा, एक का अर्थ होता है वृद्धावस्था, एक का अर्थ होता है थोड़ा। तो अगर ऐसा ही लिख दें हम कि जरा और जरा, दोनों में से हम कैसे ये कंफर्म करेंगे, कैसे हम ये मालूम करेंगे कि किस जरा का अर्थ वृद्धावस्था है और किस जरा का अर्थ थोड़ा है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए जो ये नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो जरा है ये हमारा वृद्धावस्था, ये हिंदी भाषा में होता है, तो यहाँ पर हम नुक्ता नहीं लगाएंगे। और जब जरा का अर्थ हमें लेना होता है थोड़ा से, यानी कि कुछ मात्रा से अगर हम इसका शब्द अर्थ लेते हैं तो वहां पर हमें इस जरा का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि नुक्ता, जो कि ये जरा होता है किसका, उर्दू भाषा का शब्द होता है और इसी का अर्थ होता है थोड़ा। तो जब भी हम थोड़ा जो शब्द प्रयोग करते हैं थोड़ा अर्थ के लिए जरा का, तो ये जरा शब्द हमारा उर्दू भाषा से आता है, इसीलिए यहाँ पर हम नुक्ता लगाते हैं ताकि हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के जो शब्द समान है, जो लिखने में समान है, उच्चारण में समान है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने, इनको अंतर करने के लिए ये नुक्ता का प्रयोग किया है। अब अगर हम ऐसे देखें तो ये स्पष्ट समझ में आएगा कि ये हिंदी का है और इसमें नुक्ता लगा है तो ये फिर हमारा उर्दू का हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई अरबी और फारसी ध्वनियां। अब देखते हैं आगे। अंग्रेजी ध्वनियां। प्राचीन काल में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उसके पहले अंग्रेजों ने कई साल राज्य किया हमारे देश पर। तो उसी समय जब अंग्रेज अपने यहाँ से आए, विदेशों से आए अपने भारत में, तो वो अपनी बोलचाल की भाषा भी प्रयोग करते थे हमारे यहाँ। तो उसी बोलचाल की भाषा से ही उनके जो वर्ण थे वो हमारी हिंदी भाषा में समाहित हुए। और समाहित होने के बाद जब उसको हम लोग बोलने तो लगे हिंदी में, लेकिन जब उसको लिखने की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ण नहीं था, यानी कि जो जैसे कि उन्होंने बोला कॉलेज, हॉस्पिटल, तो ये जो ओ आता है कॉलेज, तो उस ओ की कोई मात्रा नहीं थी हमारे हिंदी भाषा में। तो उस हिंदी भाषा में उसको मात्रा देने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए देवनागरी लिपि में लिखने के लिए एक मात्रा बनाएगी जो कि कहलाती है अर्धचंद्र बिंदु। और अगर हम पूरा यहाँ बिंदु बना देते हैं तो ये चंद्र बिंदु भाषा हो जाती है, मात्रा हो जाती है। इसलिए इसको ये बिंदी हटा करके अर्धचंद्र बिंदु का नाम दिया गया है। और यही हमारी क्या है, अंग्रेजी ध्वनि है ओ, अर्ध चंद्र बिंदु। इस
इस ध्वनि को हम अंग्रेजी ध्वनि कहते हैं, क्योंकि ये किससे आई है, इंग्लिश की भाषा से आई है, रोमन लिपि से आई है। लेकिन इसको देवनागरी लिपि में लिखने के लिए ये रूप प्रदान किया गया है। अब जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कॉलेज, कॉलेज अगर लिखना है तो हम मान लो अगर लिख देते हैं कॉलेज, क्योंकि हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कोई भी अ की मात्रा नहीं थी, ओ की थी और औ की थी। अ उच्चारण करने के लिए हमारे पास, उच्चारण तो हम कर सकते थे मुंह से, लेकिन लिखने के लिए कोई मात्रा नहीं थी। तब हमारे ये अ का विकास किया गया हिंदी भाषा में, और इसकी मात्रा ये लिखने लगे इस तरह से, कॉलेज। ऐसे ही कॉफी, इसमें भी अ की मात्रा। ऐसे ही हम देखते हैं हॉस्पिटल। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किस भाषा से आए हैं, अंग्रेजी भाषा के ही ये शब्द हैं, कॉलेज, कॉफी, हॉस्पिटल। लेकिन जब इनको हिंदी में लिखते हैं देवनागरी लिपि में, तो ये हम यहाँ पर अ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जो कि कैसी ध्वनि है, अंग्रेजी ध्वनि है, यानी कि आगत ध्वनि है। तो ये हमारे हो जाते हैं विदेश से आगत ध्वनियां। अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं, शब्दकोश में वर्णों का स्थान, यानी कि डिक्शनरी। जैसे कि इंग्लिश में डिक्शनरी आती है कि ए के बाद बी आएगा, बी के साथ सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। यानी कि जैसे कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं कि जैसे ये लिख दिया राम, यहाँ लिख दिया कमल, यहाँ लिख दिया ऑरेंज। तो ये इंग्लिश भाषा में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि इनमें से बताओ पहले कौन सा आएगा, दूसरी बार कौन, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो हम देखते हैं के पहला आता है वर्णमाला में इंग्लिश की, उसके बाद आता है क्या, ओ, उसके बाद आता है आर। तो यहाँ पर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरे स्थान पर ये आएगा। इसी प्रकार से हिंदी में भी पूछे जाते हैं कि शब्दकोश का क्रम बताइए, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। तो वही हम देखने जा रहे हैं, शब्दकोश में वर्णों का स्थान। शब्दकोश में वर्णों का स्थान। यहां देखते हैं, सबसे पहले पूरे हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले अगर हम शब्द लिखते हैं शब्दकोश के हिसाब से, तो हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा, अंग, यानी कि अनुस्वार वाला अंग, ये मात्रा सबसे पहले आएगी। और उसके बाद आएगा क्या, इसी की जो दूसरी मात्रा होती है चंद्र बिंदु वाली, ये। फिर आएगा क्या, आहा। शब्दकोश में पहले आता है अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग, तब उसके बाद चालू होगा क्या, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये तो हमारे हो गए, ये हमारे हो जाते हैं स्वर का क्रम। यानी कि स्वरों में अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे शब्द लिखा है और शब्द की शुरुआत होती है आपके स्वरों से, तो हमारा सबसे पहले उसमें क्रम किसका आएगा, अंग का। उसके बाद अगर उसी के स्थान पर ये चंद्र बिंदु आया तो वो आएगा। उसके बाद देखते हैं तो आहा, और यहाँ पर आ, बड़ी, इस प्रकार से क्रम चलेगा। अगर हम ये व्यंजन में देखते हैं कि व्यंजन में किस प्रकार से कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा, कौन सा वर्ण, तो देखते हैं का से शुरुआत करते हैं, का में भी अब ये का, खा, गा, इनके व्यंजनों की मात्रा हम आगे देखेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं केवल व्यंजन की किस हिसाब से लगेंगे। का के बाद यही आएगा आपका छा, छतरी वाला, छतरी वाला। क्यों, क्योंकि हमारा छा किससे मिलकर बना होता है, का और सा से। छा किससे मिलकर बनता है, का प्लस सा, तो इसलिए ये छतरी है, वो हमारा का के पास ही आएगा, का के जस्ट बाद आएगा। अब इसके बाद
खा, गा, घा, इंगा, चा, छ, जा, चा छा जा, झा, या, जा के बाद आएगा आपका ज्ञा, ज्ञानी, क्योंकि ज्ञा किससे मिलकर बना है, जा और यहां से, तो जा के जस्ट बाद आएगा कौन सा, ज्ञा। अब आएगा झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, ता के बाद आएगा हमारा कौन सा संयुक्त अक्षर, त्रा। क्यों, क्योंकि त्रा किससे मिलकर बना है, ता और रा से, तो ता के जस्ट बाद आएगा कौन सा, त्रा। फिर आएगा था, दा, धा, ना, उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, बा, शा। ये जो हमारा सा है इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा, स्रा। स्रा संयुक्त वर्ण आएगा, क्योंकि स्रा किस किस से मिलकर बनता है, आधा सा सीटी वाला और रा, तो ये जो आधा सा सीटी वाला, इसी कारण ये जो स्रा है आपका यहाँ पर, हाँ, सा के बाद आएगा स्रा। और हम देखते हैं कि सा, उसके बाद स्रा, फिर आता है कौन सा वाला, सा और शा, इसके बाद हा। अभी हमारे सारे वर्ण हो गए, यानी कि स्वर भी हो गए और व्यंजन भी हो गए। अब हम इसका देखते हैं कि किस क्रम में आते हैं, यानी कि पहले आएगा हमारा शब्दकोश में का, उसके बाद आएगा छा। ऐसा नहीं है कि ये छा जैसे हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में छात्र ज्ञासरा, तो उस हिसाब से नहीं है, शब्दकोश में इस हिसाब से आएंगे जैसा कि क्रम हमने यहाँ पर लिखा है। का के बाद छा, फिर गा, घा, घा, या, चा, छा, जा, ज्ञा। जो ज्ञा ज्ञानी है वो हमारा जा के बाद आएगा। मेन चीज यही है कि यही हम लोग भूल जाते हैं, शा, ज्ञा, त्रा और ये स्रा, ये मेन चीज है जो हम लोग अक्सर कर भूल जाते हैं, कि इनको हम लोग सोचते हैं कि लास्ट में वर्ण वाला हम लोगों ने पढ़े हैं कि लास्ट में ही आएंगे, नहीं। शब्दकोश के क्रम में ये हमारे छा का के बाद आता है, ज्ञा जा के बाद आता है, त्रा ता के बाद आता है और स्रा शा के बाद आता है। इसका कारण क्या है, ये क्योंकि ये संयुक्त अक्षर हैं जो इससे इनसे ही मिलकर बने हैं, और जस्ट किससे, का के बाद, जा के बाद, ता और रा, इसी के बाद ये यहाँ पर शब्दकोश में भी रखे गए हैं। तो हम देखते हैं कि अब चलिए, ये तो हो गए कि अगर केवल बिना स्वर के, यानी कि छोटा आ इसमें सभी में स्वर में शामिल है, क्योंकि हमने इसमें हलंत नहीं लगाया है, तो यहाँ पर आप बिना इस उसके समझिए कि ये जो है स्वर इसमें शामिल है, वर्ण लिखे हैं, केवल व्यंजन नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, वर्णों का स्थान। अगर हम यहाँ लिखते व्यंजनों का स्थान, तो फिर हम यहाँ पर सभी में हलंत लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो व्यंजन, अगर इसके साथ कोई स्वर आता है, स्वर की मात्रा आती है, तो वो किस हिसाब से रहेंगे। तो जैसे हम लेते हैं का, अगर का हम देखते हैं तो का में सबसे पहली मात्रा किसकी आएगी, अंग की, यानी अनुस्वार की। अगर इसी अंग की जगह हमारा चंद्र बिंदु आए तो ये वाला हो जाएगा। अब इसी के बाद कहा, फिर का जिसमें छोटा शामिल हो जाएगा, बड़ा का, बड़ा की मात्रा, और यहाँ पर की, कु, उसके बाद क्री, क्री की मात्रा कु के बाद है, तो जस्ट उसी क्रम में ये चलेंगे, क्री। अब के, कै, को, कौ, ये तो हमारी हो गई पूरे के पूरे 11 जो हमारे स्वर हैं, उनकी मात्रा के यहाँ पर हो गई। कंग,
सॉरी 13 यहाँ पर हो गए, क्योंकि इसमें ये अनुस्वार और विसर्ग भी शामिल है। तो ये तो हमारी 13 मात्राओं के जो संयोग होता है व्यंजन के साथ, तो वो इस क्रम में हो गए। अब अगर आ जाए कि एक शब्द क्या, तो ये आधा का है, ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर तो कहीं भी हमने कहीं आधा का तो देखा ही नहीं, या मतलब कि आधा व्यंजन हमने नहीं देखा कि वो किस क्रम में आएगा, कहाँ पर आएगा। तो ये जो हमारा, इसको अगर खोल के लिखते हैं का हलंत प्लस या हलंत बड़ा आ, तो ये हमारा आधा का कहाँ पर आएगा? वर्णमाला में जो शब्दकोश है उसमें कहाँ पर इसका क्रम आएगा? तो ये जो आधा का है वो जस्ट जब सारी मात्राएं इसकी खत्म हो जाएंगी, स्वर वाली सारी मात्राओं के बाद आएगा, यानी कि कऊ के बाद आपका आधा का, सबसे लास्ट में आएगा हमारा आधा का। इसी प्रकार से छा अगर आ जाता है तो यही ये हमारा का से क्रम चालू होता है और यहाँ का तक पहुंचता है। इसके बाद हमारा जो है छा शुरुआत हो जाएगा, छंग, छा पे अनुस्वार की मात्रा, ऐसे ही छा पे चंद्र बिंदु, और उसके बाद छह, फिर आएगा हमारा छा और छा। इस प्रकार ऐसे ही क्रम से चलते रहेंगे। और जैसे ही हमारा ये छा यहाँ पर पहुंचे, यानी कि छऊ वाली मात्रा पर पहुंचेगा, औ की औ वाली मात्रा पर पहुंचेगा, तो उसके बाद जस्ट ये छा आधा वाला आ जाएगा। यानी कि कोई भी अगर वर्ड जो है, कोई भी शब्द इस आधे छा से शुरुआत होता है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस मात्रा के बाद सबसे अंत में। इसी प्रकार खा, गा, घा, ये सारे के सारे ये जो मात्राएं इसी के अनुसार चलेंगी, और जो आधा जो वर्ड होगा, आधा व्यंजन होगा, वो सबसे अंत में जाएगा सभी मात्राओं के बाद में। 10 मिनट। अब हम इसके वर्णमाला के जो शब्दकोश है उसका क्रम के देख लेते हैं कुछ उदाहरण के रूप में, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमको आंसर लगाने हैं, क्या क्या कैसे देखने हैं। चलिए उदाहरण में देखते हैं। शब्दकोश में वर्णों का स्थान तो हो गया, अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे कि उसने दे दिया कि निम्न शब्दों को क्रम से लगाइए, वर्णमाला में शब्दकोश में क्रम से लगाइए। तो जैसे पहला उसने दिया का नंबर अमर, पहला शब्द दे दिया अमर, खा, दूसरा शब्द दे दिया कमल, गा, तीसरा शब्द दे दिया इच्छा, और चौथा घा नंबर दे दिया क्या? स्पर्श। ये उसने 4 आपको शब्द दे दिया और कहा है कि इसमें शब्दकोश के क्रम में कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये हम आपको छांट कर लिखने हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें पहला शब्द पकड़ लीजिए, पहला वर्ड पकड़ लीजिए, कौन सा है? ये और ये। इस वर्ण में कौन सा पहले हमारा शब्दकोश में आता है? आ। हम देखते हैं यहाँ पर है क्या? आ, यहाँ पर का, यहाँ पर ई, और यहाँ पर आधा सा। तो हमारे शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? आ आएगा या ई? आ और ई में हम इसलिए पहले देख रहे हैं क्योंकि ये स्वर हैं, और हमको पता है कि सबसे पहले शब्दकोश में क्या हमने इधर पढ़ा था? स्वर पढ़े थे, उसके बाद ये व्यंजन पढ़े थे। तो इन दो को तो हम छोड़ देंगे, पहले इन दोनों में डिस्कस करते हैं कौन सा आएगा। तो पहले आ आएगा शब्दकोश के क्रम में या फिर ई? तो हमें पता है कि आ बड़ा, उसके बाद आती है छोटी, तो पहले हमारा कौन सा आएगा? ये छोटा आ वाला। और चूंकि यहाँ पर हमने वहां सबसे पहले पढ़ा था कि अंग आएगा, उसके बाद आहा, वहां पढ़ा था हमने चंद्रबिंदु, और उसके बाद पढ़ा था आहा, तब पढ़ा था आ, और उसके बाद बड़ा, फिर ई। तो हम यहाँ देखते हैं कि शब्दकोश के क्रम में कौन सा पहले आ रहा है? छोटा। तो यहाँ हमारा सबसे पहले कौन सा हो गया? पहले नंबर पे आया हमारा क्या? का। उसके बाद हमारा आता है ई, यानी कि ये वाला इच्छा। तो उसके बाद कौन सा होगा? गा। अब देखते हैं इसमें का और सा, ये दोनों व्यंजन है। तो व्यंजन हमारा पहले का आएगा शब्दकोश के क्रम में या फिर सा? अभी हमने देखा था कि सारे स्वरों के समाप्त होने के बाद सबसे पहले क्या आता है? का। जैसे कि हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा था, सेम वही चीज है, बस केवल संयुक्त व्यंजन जो है छात्रा के आसरा, वो थोड़ा उनका जो स्थान है वो बदल गया था इस शब्दकोश के क्रम में। तो हमारा का पहले आता है वर्णमाला में, इसलिए
ये हमारा कमल शब्द भी है, वो पहले आएगा, तो खा। और लास्ट में बचा कौन सा, सा, जो कि हमारा उस व्यंजन, ये सबसे अंत में आते हैं, तो घा। ये हमारा हो गया शब्दों का क्रम। तो पहले कौन सा है, का, अमर। गा नंबर इच्छा आया क्योंकि इसमें ई है। और गा, खा नंबर इसमें कमल यानी का व्यंजन है। और घा नंबर इसमें स्पर्श यानी कि सा, जो कि अंतिम में है। चलिए अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो ये तो हमारे हो गए जब पहले ही वर्ड आपको अलग अलग दिए गए हैं, तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे। अब देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, पहला उसने ऑप्शन दे दिया अतुल, दूसरा ऑप्शन दे दिया पुस्तक, तीसरा ऑप्शन दे दिया शिक्षक, चौथा दे दिया अंगरक्षक। तो ये उसने 4 दे दिया हमको। अब हमें इसमें ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा वाला पहले आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं पहला वर्ड आ, पहला वर्ड पा, और उसके बाद सा, और यहाँ अंग। अब हमने देखे थे कि पहले अंग आएगा या फिर आ। तो मैंने यहाँ पर वर्णमाला जो हमने शब्दकोश अभी लिखा था उसमें पहले अंग की मात्रा थी, उसके बाद आहा, उसके बाद आ था। तो पहले हमारा कौन सा आएगा, ये वाला, यानी कि अंग पहले आएगा। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, घा। उसके बाद अब हम आते हैं स्वर में, यहाँ पर आ, क्योंकि अंग के बाद कौन सा आ रहा है, आ, तो यहाँ पर आ जाएगा अतुल वाला का नंबर। अब देखते हैं ये जो व्यंजन बचे पा और सा, पा और सा में कौन सा व्यंजन पहले आता है, पा, फा, बा, भा, मा। ये यानी कि ये तो वर्गीय व्यंजन पा वाला पहले आएगा, और उसके बाद उस व्यंजन सा, ये अंत में आता है। तो फिर इसका क्रम क्या हो गया, खा, और वह बचा हुआ गा। तो हमारा इसका क्रम हुआ घा, का, खा, गा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें उसने क्वेश्चन दे दिया आगत, आगत। दूसरा उसने दे दिया एक दंत, तीसरा दे दिया आहार, चौथा उसने दे दिया आच्छादन। अब ये एक दूसरे प्रकार का है, चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि पहला पहला वर्ड ही अलग हो रहा था, उसमें तो हम आसानी से पहचान रहे थे। अगर हम देखते हैं कि पहला वर्ड सभी में सेम हो, यानी कि सभी में सेम हो, या 2 से ज़्यादा में हो, या 1 से ज़्यादा में हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए बड़ा, इसमें एक, ये तो अलग है तो इसको सब देखते हैं बाद में। यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर भी बड़ा है, और यहाँ पर भी बड़ा है, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये ए तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसके पहले तो बड़ा बड़ा बड़ा, ये तो पहले आएंगे, तो यानी कि ये हमारा सबसे लास्ट में जाएगा। तो हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, खा। तो आप ऑप्शन देखकर ही, जरूरी नहीं कि आप पूरे इसको सॉल्व करें, आप ऑप्शन देखकर ही देख लेना कि इसमें जो हमारा सबसे लास्ट में आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें ये जो खा नंबर है, यानी कि जो ये वर्ड है वो सबसे अंत में दिया गया है बाद बाकी, और किसी ऑप्शन में ये कहीं पहले लिखा है, कहीं बीच में लिखा है, तो आप उसी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना समय बचाकर क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं। तो हमारा जैसे कि उसने दे दिया 4 ऑप्शन दे दिए, का, खा, गा, घा। एक में दे दिया उसने खा, गा, का और खा, सॉरी घा, गा, का और खा, और एक में उसने दे दिया सही। तो हम जैसे कि जहां पर भी जो भी सही होगा, ऐसे ही वो क्वेश्चन ऑप्शन देगा, तो हम केवल ये देख लेंगे कि अगर एक ही में उसने दिया है तो शायद वही वाला सही होगा, क्योंकि और तो उसके उसने ये अलग ही क्रम दे रखे होंगे तो वो वाला सही नहीं होगा।
अब देखते हैं इसकी जो किस प्रकार से इसमें देखेंगे। आ ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि तीनों में ही समान वर्ण है। और अब हम देखते हैं दूसरा अक्षर। चूंकि इसमें ए है तो ये तो हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। अब हमें केवल का, खा, का, गा और घा में देखना। अब देखते हैं दूसरा वर्ड गा, हा और चा। अब ये बताइए शब्दकोश में गा पहले आएगा या फिर हा पहले आएगा या फिर चा। हालांकि ये आधा चा है लेकिन फिर भी चा तो बाद में ही आएगा गा के, क्योंकि ये गा किस लाइन में, का, खा, गा, उसके बाद घा, फिर आता है गा, उसके बाद चा, यानी कि चा बाद में आएगा और गा पहले आएगा। और हा में देखते हैं तो हा तो सबसे लास्ट में जाता है अंतस्थ व्यंजन में। तो यहाँ पर हमारा ये गा वाला पहले आएगा, उसके बाद चा आएगा, उसके बाद हा। तो फिर हमारा क्रम कौन सा बनेगा, पहले आएगा का, क्योंकि ये गा पहले आ रहा है और पहला तो वर्ड हमारा सेम ही है तीनों में, तो दूसरे वर्ड में गा पहले आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि चा पहले आ रहा है, यानी कौन सा, घा नंबर, और उसके बाद बचा हुआ गा नंबर, और अंत में ये ए, अंत में आएगा आपका खा। तो ये हमारा क्रम हो गया इसका। इस प्रकार से हम ये शब्दकोश में वर्णों के स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे भी आएंगे बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर हम बस आपको शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम हमने बताया, जो वो पंक्ति बनाई थी, वो आपको याद रखनी है। और उसमें केवल ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको मात्राएं जो है स्वर की वो अंग और आहा वाली पहले आएंगी, उसके बाद आपका पूरा वही जैसा कि हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो संयुक्त अक्षर हमारे वर्णमाला के बीच में आते हैं। जैसे छा हुआ वो का से बनता है तो जस्ट का के बाद, आपका त्रा हुआ वो ता से मिलकर बनता है तो ता के बाद, और ज्या होता है वो जा से मिलकर बनता है तो हमारा जा के बाद, और जो स्रा बनता है वो हमारा सा से मिलकर बनता है सीटी वाला, तो उसके जस्ट बाद आएगा। और हमको यही याद रखनी है बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आसानी से ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों जैसा भी आपको इसमें समझ में आया हो और जैसी भी क्लास लगी हो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देकर देना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। अगर वीडियो क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट बनाए रखना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।